नमस्कार। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं चर्चा काहे की करूँगा। बताऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले ही लिख रखा है। तो चर्चा करेंगे युद्ध के ऊपर, वार के ऊपर। वार नेट जेआरएफ में भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के सिलेबस में भी है, हर जगह है, आपके मन में भी है। द्वंद्व है, वार, युद्ध के भाव हैं, किसी के प्रति भी हो सकते हैं। तो ऐसे भाव को उभार के और अगले 1 घंटे में हम बाहर लाएंगे युद्ध के जितने भी भाव हैं। तो हम चर्चा करने वाले हैं युद्ध की नेचर क्या है, युद्ध के कारण क्या होते हैं, कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ वार। युद्ध कितने प्रकार के होते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे अब आगे भी थोड़े से टाइम में। युद्ध को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही जैसे प्रेम को भी परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं। युद्ध एक ऐसा भाव है जिसको महसूस किया जा सकता है भय के रूप में, कंपकपी के रूप में, अनिद्रा के रूप में महसूस किया जा सकता है। इसको है, हाँ, तुलना करें तो इनको पहचान सकते हैं कि विद्रोह अलग होते हैं, झगड़े अलग होते हैं और युद्ध अलग होते हैं। आमतौर पे युद्ध का ये तात्पर्य होता है कि जब 2 नेशन स्टेट घोषित रूप से एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं घोषणा करके, उसको हम क्या बोलते हैं, युद्ध बोलते हैं। जब यही कार्य बिना घोषणा के हो और अनौपचारिक रूप से हो तो हम उसको झड़प बोलते हैं। तो इसका लेवल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इसकी पहले से बाकायदा घोषणा होनी चाहिए, पहले शंख बजना चाहिए और उसके बाद युद्ध शुरू होना चाहिए, उसको युद्ध बोलते हैं। अगर ये झड़प करते हैं, एक दूसरे के ऊपर छोटे मोटे हमले करते हैं, तो ये काय में शामिल नहीं होते युद्ध। इसका दायरा बड़ा होता है, विधिवत होता है थोड़ा सा। यही युद्ध है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक साधन, लेकिन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के इस साधन का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, अंत में करना चाहिए। अंतिम साधन है नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति का ये युद्ध। युद्ध के ऊपर, इसकी परिभाषाओं के ऊपर बहुत जो अच्छा कार्य किया है वो एक जर्मन सेना का एक मेजर रह चुका है, जॉन क्लोजेविट्ज। चलो वॉन कर दो इसको, वॉन क्लोजेविट्ज जर्मन है। और आप देखेंगे कि हर दूसरे पेपर में युद्ध से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है वो किससे संबंधित आता है, वॉन क्लोजेविट्ज से संबंधित आता है, जो आज से लगभग 200 साल पहले जर्मन सेना में एक बड़ा पद के उच्चाधिकारी था। ये न केवल उच्चाधिकारी था बल्कि ये युद्ध से संबंधित जो साहित्य है उसका बहुत बड़ा दार्शनिक है। ये इसने बहुत अच्छी एक जोरदार किताब लिखी है, ऑन वार। इस ऑन वार में हम 3 चीजें देखेंगे जो इसकी पुस्तक है क्लोजेविट्ज की। युद्ध की जब भी चर्चा आती है ना, तो पर्याय तो नहीं लेकिन सेमी पर्याय शब्द है क्लोजेविट्ज। जैसे हम कहते हैं कि नौकरशाही किसके साथ जोड़ दी जाती है, मार्गेनथाउ के इसके साथ, मैक्स वेबर के साथ जोड़ दी जाती है। मार्गेनथाउ के साथ जोड़ दिया जाता है यथार्थवाद। वैसे ही युद्ध, वैसे तो नहीं लेकिन जोड़ दिया जाता है किसके साथ, जॉन। इसके बगैर, जॉन क्लोजेविट्ज के बगैर युद्ध का अध्याय कभी भी कंप्लीट नहीं होता। हम एक तो इसने परिभाषित कैसे किया है युद्ध को, एक तो ये करेंगे, एक हम फॉग ऑफ वार करेंगे और एक युद्ध के संबंध में इसकी ट्रिनिटी थ्योरी है, ट्रिनिटी 3, उसकी चर्चा करेंगे आज। ज़्यादा चांस है वो इसकी परिभाषा के रहते हैं, परिभाषा आने के।
कि युद्ध क्या है, कि युद्ध राजनीति की एक निरंतरता है। युद्ध नीति का एक साधन है। राजनीति की निरंतरता है, नीति का एक साधन है। युद्ध राजनीति को अन्य तरीकों से जारी रखना है। और युद्ध एक प्रकार की विदेश नीति है। ये है इसकी कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं। इनके ऊपर पक्का ही आएगा। इतना याद रखना है कि राजनीति तो हमेशा ही रहती है, किसी न किसी रूप में हम चालें चलते ही रहते हैं। दूसरे देश के साथ कुछ न कुछ गतिविधियां हम उसके संबंध में जारी रखते हैं हमेशा, वार्ता के रूप में, व्यापार के रूप में, समझौते और संधियों के रूप में, कूटनीति के रूप में। और यही निरंतरता हम कई बार इसके लिए और किसका प्रयोग कर लेते हैं, युद्ध का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो विदेशी संबंधों की जो निरंतरता है, या हम एक दूसरे देश के साथ जो संबंध रखते हैं वो निरंतर संबंध होते हैं। कुछ ना कुछ उन संबंधों के अंदर रोज ही चलता रहता है। हम गालियां देते रहते हैं, समझौते करते रहते हैं, वार्ताएं करते रहते हैं, एक दूसरे के आते और जाते रहते हैं, व्यापार करते रहते हैं, वस्तुओं को भेजते रहते हैं, वस्तुएं मंगवाते रहते हैं। संकट काल आने के ऊपर या प्राकृतिक आपदा आने पर हम वहाँ उनकी सहायता करते रहते हैं, वो हमारी सहायता करते रहते हैं। ये सब चलता ही रहता है। और इसी निरंतरता में हम कई बार क्या कर लेते हैं, उनसे युद्ध भी कर लेते हैं जब बात बिगड़ जाती है। तो घर में भी पति पत्नी यही है, संबंधों में क्या रहती है, निरंतरता रहती है। और यही निरंतरता कई बार निरंतरता के अंदर चलता चलता ही क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, फिर वार्ता हो जाती है, फिर युद्ध हो जाता है, चलता ही रहता है। तो ये है संबंधों की निरंतरता। राजनीति का या नीति का एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए पॉलिसी है। क्या चीज, युद्ध। ये छोटी छोटी बातें हैं इसकी। युद्ध राजनीति को अन्य तरीकों से जारी रखता है। राजनीति को जारी रखने के बहुत सारे तरीके हैं, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। राजनीति को जारी रखने का एक कूटनीति एक तरीका है, विभाजन एक तरीका है, इंटरफेयर एक तरीका है, मुआवजा एक तरीका है, कूटनीति एक तरीका है, आर्थिक साधन भी एक तरीका है, तो युद्ध भी एक तरीका है। तो युद्ध राजनीति को अन्य तरीकों से जारी रखना है। ये एक प्रकार की क्या है, विदेश नीति है। ये छोटी छोटी क्लोजेविटीज की परिभाषाएं हैं। यहीं से एक क्वेश्चन आता है। 90% चांस तो यहाँ से इसकी परिभाषा के बनते हैं। उसके बाद आगे जहाँ जरूरत होगी मैं आपको और बताऊँगा और कहाँ से चांस बनते हैं। तो एक तो इसकी परिभाषाएं जरूर अच्छी तरह से याद कर लेना, या आपको ये पता चले कि पता नहीं ये परिभाषा किसकी है और छोटी सी परिभाषा हो तो पक्का ही मानिए परिभाषा युद्ध के बारे में किसकी होगी, क्लोजेविट्स की होगी। जर्मन का खुद ये फौजी रह चुका है और ये ना 13-14 साल का ही फौजी बन गया था और लंबी उम्र गुजारी है इसने। आप कहते ये तो उम्र ही नहीं होती, तो उसमें हो सकता है जर्मनी में जरूरत होती, छोटे छोटे बच्चे अफगानिस्तान में तो भर्ती कर लिए जाते हैं। अफ्रीकन देशों में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे स्टैंड गन उठाए हुए घूमते हुए दिख जाएंगे आपको। परसा का था बेसिकली फॉग ऑफ वार, कि आखिर युद्ध होते क्यों हैं। तो युद्ध का कारण होता फोग। फोग धुंध या कोहरा। धुंध और कोहरा होता है रिजल्ट के संदर्भ में। अगर फोग छंट जाए तो आपके मध्य भी कंपटीशन क्या हो जाएगा, खत्म। आप ये जो युद्ध मूड में आए ना, वार मोड के ऊपर चल रहे हो आजकल है, मुड़ देंगे, मार देंगे, नहीं सोएंगे, पछाड़ देंगे, इसको वार मोड बोलते हैं। युद्ध स्थिति है आपके दिमाग के अंदर। ये क्यों है, क्योंकि आपके दिमाग में
क्या है? फॉग है, कोहरा है। ये कोहरा आपको स्पष्ट रूप से रिजल्ट नहीं देखने दे रहा भी मेरा होगा या नहीं होगा। अगर ये फॉग हट जाए तो आज ही आप या तो विजय की घोषणा कर दोगे और या घुटने टेक दोगे, है ना। युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि निर्णय अनिश्चित होते हैं। अगर निर्णय पहले से निश्चित हो तो युद्ध नहीं होते, कभी नहीं होते। सद्दाम हुसैन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि युद्ध है ना वो मैं हारूंगा, तो उसने यही सोचा वियतनाम वाला ही। जब अमेरिका ने ये घोषणा की कि मैं 2 दिन में घुटने टिकवा दूंगा, किसके? सद्दाम हुसैन के, तो सद्दाम हुसैन बोला ये एक लड़ाई सैकड़ों लड़ाइयों जितनी भारी पड़ेगी तेरे, तो आ तो सही एक बार। उसने सोचा कि ये ट्रेडिशनल वार करेगा, ट्रेडिशनल वार है, आएगा, घोषणा करेगा, सेनाएं आएगी, उतरेगी ईरान के माध्यम से या कुवैत के माध्यम से, तब मैं ये चलेगी ऐसे, मैं उड़ा ही दूंगा। उसको ये नहीं पता था वो वहाँ बैठा बैठा बटन दबाएगा। उसे ये पता होता तो ऐसा काम है नहीं करता वो। तो परिणाम अनिश्चित थे। उसको ये लगा मैं जीत सकता हूँ। तो वियतनाम बिना कुछ किए जीत सकता है, जिनके पास हथियार नहीं थे दगड़ मार मार के जीत गए वो। तो मेरे पास तो फिर भी हथियार है, लेकिन उसके दिमाग में क्या था? फॉग था। तो क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। आपके दिमाग में फॉग ही चल रहा है, इसलिए आप संघर्ष कर रहे हो। तो फॉग ऑफ वार, युद्धों का कारण, एक कारण ढूंढ लिया हमने। कोज क्या है युद्ध का? एक कोज क्या है? अनिर्णय। युद्धों के निर्णय निश्चित नहीं होते, इसलिए लोग युद्ध करते हैं, क्या तो हम जीत जाएं। एक इसकी बहुत ही मजेदार थ्योरी है, ट्रिनिटी थ्योरी, कि युद्ध में है ना 3 चीजें होती है। ये तीनों आपस में मिलके ना और युद्ध का निर्माण करती है। ये तीनों कौन कौन है ये देखते हैं। इसमें से एक तो जनता होती है, पीपल। दूसरी होती है इसमें सेना, आर्मी। और तीसरी होती है इसमें राजनीतिक नेता। राज तो इन्होंने बहुत ही बुरी की है मेरे साथ। आप उस साइड बैठे हो, कल नए दे दे तू पहने, तो नए पेन नहीं देना, फिर मैं आता हूँ उसके पास। राजनीतिक नेता, पॉलिटिकल लीडर्स हमारे। जनता क्या करती है युद्ध में? ये 3 चीजें होती है हमेशा। जनता वो होती है जो दुश्मन के प्रति अपने अंदर राष्ट्रभक्ति का जोश रखती है। ये है दुश्मन के प्रति, मार देंगे, देख लेंगे जी, मजा आ जाए, युद्ध हो जाए। तो ये जनता है ना, पहले जनमत तैयार होता है युद्ध के लिए। तो सबसे पहले कौन तैयार होती है? जनता। जनता में जोश आता है अपने दुश्मनों के प्रति, राष्ट्रभक्ति पैदा होती है। दूसरा तत्व कौन सा होता है? सेना। सेना क्या है? स्ट्रेटेजी तैयार करती है, फिर रणनीति तैयार करती है कि हम कैसे युद्ध करेंगे, कैसे आक्रमण करेंगे, कहाँ से चलेंगे, कितना के एरिया रोक लेंगे, सामग्री कहाँ से आएगी। ये सारा रणनीति तैयार करने का काम है, सेना करती है। उसके बाद आगे राजनीति नेता। ये उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। एम और पर्पस ये डिसीजन करते हैं कि हमारे युद्ध के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हम युद्ध क्यों करें। तो ये नेता ये काम करते हैं। जनता नारे लगाती है, युद्ध युद्ध युद्ध। सेना फिर रणनीति बनाती है और नेता युद्ध के लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तब जाके क्या होता है? युद्ध होता है। तो युद्ध में कितने भागी होते हैं? 3 भागी होते हैं। बगैर चाहे, जनता नहीं चाहती तो युद्ध नहीं होती। जनता के खुद के भाव होते हैं। और कौन चाहती है? सेना। और कौन चाहते हैं? राजनीतिक नेता। ये तीनों मिलके और युद्ध का निर्माण करते हैं। एक इसकी ये याद रखना, जनता जोश में आती है, तोड़ दो फोड़ दो। सेना कहती है ठीक है मैं बनाती हूँ रणनीति। फिर नेता कहते हैं हमने ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, ऐसे काम करना है, इतना करना है, और ये अपना टारगेट है। इन फ्यूचर भी हम बताएंगे हमारा ये टारगेट था जो हमने अचीव कर लिया है जनता को बताने के लिए। तो ये क्लोविट्स की 3 हैं परिभाषाएं
फॉग ऑफ वार और ट्रिनिटी थ्योरी। परिभाषा एक ही परिभाषा आप याद रखें कि युद्ध राजनीति की निरंतरता है। ये राजनीति को अन्य माध्यमों से जारी रखने का एक तरीका है, ये नीति का एक साधन है। फॉग ऑफ वार का तात्पर्य क्या है आप बताओ? परिणाम अनिश्चित होते हैं इसलिए युद्ध होते हैं। और ट्रिनिटी थ्योरी में क्या क्या है? जनता है जो देशभक्ति में पागल हो रखी है, और सेना है जो रणनीति बनाएगी, और नेता है जो लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे। फिर अपना संजू आ गया। सुंजू ने लिख मारी आर्ट ऑफ वार। सुंजू बोला कि बड़ी मजेदार परिभाषा है इसकी कि तमाम युद्ध धोखे पे आधारित होते हैं। सारे युद्ध काय पे आधारित हैं? धोखा होता है हर एक युद्ध में। कोई भी युद्ध बगैर धोखे के नहीं होता। युधिष्ठिर पक्का ही बोलेगा, चाहे धीरे बोले, कि अश्वत्थामा नाम का, धीरे से बोलेगा हाथी मारा गया, जोर से बोलेगा अश्वत्थामा मारा गया जो कि हाथी था। तो तमाम युद्ध काय पे आधारित होते हैं? धोखे पे आधारित होते हैं। उस महासमर में भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे तब तीर चलाएगा जब वो रथ का क्या निकाल रहा होगा? पहिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति जो उसको चलाने का कह रहा है कि तू मार, अभी तीर मार इसके, क्योंकि वो फंसा हुआ है, वो फिर देवता के रूप में पूजा जाएगी। तो तमाम युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं, लेकिन जीतने के बाद कहते हैं वाह क्या कला थी, कैसी चाल थी, ये तो अद्भुत चाल थी कि कैसे कृष्ण का दिमाग काम किया कि अब उपयुक्त मौका है, अब मार तो इसके तीर, ये कहते हैं, इसको कहते हैं। तो बाद में क्या देखा जाता है? साधन क्या था, नहीं साध्य क्या था। तो हमेशा ही अगर आप युद्ध जीत गए हैं तो आपके जो तरीके जो यूज किए उनकी क्या की जाएगी? प्रशंसा ही की जाएगी। बहुत मजेदार परिभाषा किसकी? सुन। एक और मजेदार व्यक्ति पामर, कि जब तक इस संसार में संप्रभुता रहेगी तब तक क्या रहेंगे? युद्ध रहेंगे। तो हमने एक कारण देख लिया, युद्ध का एक कारण था फोग, युद्ध का दूसरा कारण था संप्रभुता, जो कौन कह रहा है? पामर एंड पार्किंस कह रहे हैं। तब फिर दो व्यक्ति, उनकी सिर्फ हम चर्चा करेंगे। ये दोनों के दोनों, एक है कांट और दूसरा है माइकल डायल या डायले। ये दोनों कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि संप्रभुता युद्ध करवाती है। युद्ध का मूल कारण होता है, वो होता है गणतंत्रों और लोकतंत्रों का अभाव। जब सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, किसी एक खतरनाक समूह के हाथ में हो, सर्वाधिकारवादी समूह के हाथ में, तब ये क्या करते हैं? अपनी जनता के ऊपर सत्ता का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे ये सत्ता के मोह में और सत्ता के प्रयोग से इनमें अहम पैदा हो जाता है। जब ये अपनी जनता को मारते हैं तो ये सोचने लगते हैं हम किसी को भी मार सकते हैं। राजा के ये वहम हो जाता है कि जब मैं अपनी इतनी सारी जनता को मार सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ। तो जैसे कि ये वहम ही तो था किसका? जपनाम जी का, कि जब मैंने 2, 4, 10, 20 आदमी गुड़वा दिए तो ये छोटे पुलिस वाले मिलिट्री क्या है मेरे सामने। तभी तो वो लोग लठ लेके वहाँ पहुँचे थे सेना के रूप में। ठीक है, तो ये है कारण। तो ये ना, जो लोगों को शक्ति का घमंड हो जाता है वो दिक्कत करते हैं, ऐसे तानाशाह दिक्कत करते हैं, उनकी वजह से युद्ध होते हैं। तो संसार में काय की स्थापना की जाए? गणतंत्रों की स्थापना की जाए, संसार में लोकतंत्रों की स्थापना की जाए, क्योंकि जनता कभी युद्ध नहीं चाहती। युद्ध चाहते हैं अहम से भरे हुए राजा, अहम से भरे हुए तानाशाह। चलिए, तो हमने कांट की भी चर्चा की और माइकल डायल की भी चर्चा की, और हमने पामर और पार्किंसंस की बात को काटा कि जहां संप्रभुता होती है वहां क्या पाया जाता है? युद्ध पाया जाता है। अब हम एक एक करके
और टाइप्स ऑफ वार करेंगे। अभी तक एक अच्छा काम किया हमने वॉन क्लोजेविट्ज का। अब एक क्वेश्चन यहाँ, दो क्वेश्चन आएंगे तो इसमें एक टाइप्स ऑफ वार का आ सकता है। वार कितने एक प्रकार के होते हैं? देखिए कई कह रहे हैं गुरुजी ये वार तो पक्का ही कराना, एक अखियों वाला वार। ऐसा कोई वार राजनीति विज्ञान की परिभाषा में नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, है ना। ये आप अपने हिसाब से परिभाषित करना इस वार को। मैं आपको वार जो करवाऊंगा वो करवाऊंगा परंपरागत, कन्वेंशियल, नॉन कन्वेंशनल, अपरंपरागत युद्ध। मैं आपको कराऊंगा पूर्ण यानी टोटल युद्ध, टोटल वार। मैं आपको कराऊंगा अतिशयोक्ति। यार प्लीज यार जाओ यार भाई जी उसके पास यार। ये रखे गए अतिशयोक्तिपूर्वक युद्ध, अतिशयोक्तिपूर्वक हाइपरबोलिक। एक बार ब्लैक बोर्ड पे इतना ही आएंगे, इतना ही करेंगे। एक और करते हैं सिविल वार, इनकी चर्चा कर लेते हैं। परंपरागत युद्ध, कन्वेंशनल वार, वो वार जो हो दो राष्ट्रों के मध्य है, नेशन स्टेट के मध्य है। वो वार जिनके बारे में की जाए विधिवत घोषणा। वो युद्ध वार जो दो देशों की सेना के मध्य लड़े जाए। ये और मजेदार चीज होती है, दो देशों की सेना के मध्य लड़े जाए, यानी ये लड़ाई फिर रैंक वाइज हो, फिर इसमें वर्दी पहनी जाती है इसमें, ठीक है, निश्चित स्टाइल होते हैं लड़ने के इसमें। वो परंपरागत युद्ध होते हैं, विधिवत घोषणा और सेनाओं के मध्य और दो नेशन स्टेट्स के मध्य होते हैं। घोषणा की जाती है कि आज से हम युद्ध शुरू करेंगे। वो परंपरागत युद्ध होते हैं, कन्वेंशनल वार होते हैं। दूसरे होते हैं अपरंपरागत युद्ध। इनकी वैसे कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन इन युद्धों में आप कई बार ऐसे माध्यमों का प्रयोग करते हैं जो कि माध्यम उचित नहीं माने जाते। आप आम जन के ऊपर भी हथियारों का प्रयोग कर देते हैं। आप आम जन के ऊपर भी आप विषैले चीज़ों का प्रयोग या वहाँ के पानी के अंदर जहर वगैरह डाल देते हैं। ऐसे युद्धों को क्या बोलते हैं? अपरंपरागत। ये निश्चित परिभाषित युद्ध नहीं है कोई भी, इसमें किसी भी साधन का कैसा भी उपयोग किया जा सकता है। ये परिभाषित नहीं है तो ये महत्वपूर्ण भी नहीं। अब आ गया टोटल वार। ये परिभाषित युद्ध है। टोटल वार कौन सा होता है? टोटल वार वो होता है जो होता तो परंपरागत युद्ध है, लेकिन इसका दायरा परंपरागत से भी ज्यादा विस्तृत होता है, दायरा बहुत विस्तृत होता है। ये आपके सामाजिक दायरे को भी शामिल कर लेता है और ये युद्ध पहुंचता पहुंचता आपकी जनता को भी उसमें क्या कर लेता है? लपेट लेता है। आपकी अर्थव्यवस्था को भी लपेट लेता है। ये भी बर्बाद होने लगते हैं। आपकी फैक्ट्रियां बर्बाद कर दी जाती है, आपकी जनता मार दी जाती है। सेना तो लड़ती है, जनता और अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाता है पूर्ण युद्ध। तो ये होता है टोटल वार। अतिशयोक्तिपूर्ण युद्ध, ये तो एक याद करना पड़ेगा कि ये कौन सा करते हैं? रोमांद ओरान नहीं, रोमांदोरा का दिया हुआ हाइपरबोलिक वार। हाइपरबोलिक वार वो वार होता है जो समस्या के समाधान की बजाय उसे उलझा देता है। समस्या के समाधान की बजाय उसे और ज्यादा विकट कर देता है, उलझा देता है।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसा ही युद्ध था, हाइपरबोलिक वार था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाइपरबोलिक वार था। इसने समस्या को सुलझाया नहीं, बल्कि उसने अगले विश्व युद्ध की क्या रख दी, नींव रख दी, पृष्ठभूमि रख दी। ये ऐसा युद्ध था दोस्त। तूने मुझे हमेशा 2 पेन ले दिया कर भाई, ले जा यार। मैं इनको खटपट करता रहे तो 3 घंटे तक यार। बिल्कुल नए पेन ला भी दिया, ठीक है, बिल्कुल एकदम नई, है ना। तो मैंने कहा कि ये कौन सा युद्ध था, हाइपरबोलिक वार था। रोमांद ओरा एक पुस्तक लिखता है, पीस एंड वॉर। देखना इसकी पुस्तक में गलत नहीं बताऊं, लिखी हुई है कि रुक जाओ एक बार, यही है, क्योंकि उल्टी पुस्तक है वार एंड पीस की। वार एंड है नहीं है, वार एंड पीस बहुत ही फेमस बुक है लियो टोल्स्टॉय की। मैंने कई बार इसकी चर्चा की थी कि ये पुस्तक किसी के घर के पीछे पकड़ी गई थी, उसको ये कहा गया कि तू अर्बन नक्सलाइट है, उसको अभी कहाँ बैठा है, वो अंदर बैठा, ठीक। और इसकी उल्टी किताब है इसकी, उसकी वार और पीस है, और इसकी पुस्तक कौन सी है, पीस और वार। वार एंड पीस, लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय को कहां पढ़ते हैं अपन, जब गांधी को पढ़ते हैं, जब अराजकतावाद को पढ़ते हैं, तब एक रशियन फिलोसोफर है लियो टोल्स्टॉय, उसकी चर्चा करते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण हाइपरबोलिक वार, रोमान दोहरा, फर्स्ट वर्ल्ड वार को कौन सा युद्ध बोलता है, अतिशयोक्ति। कि अतिशयोक्ति ये थी कि इसने गप तो ये मारी थी, अतिशयोक्ति समझते हो आप, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना कि है ना हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा इस युद्ध से, जितनी है ना इधर उधर की जो चीजें हैं जो गलत है वो सारी साफ हो जाएगी इसमें। लेकिन साफ क्या हुई, उसने तो एक अगले युद्ध की क्या कर दी, पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं होता तो सेकंड वर्ल्ड वार भी नहीं होता। तो ऐसे युद्ध को रोमान दोहरा हाइपरबोलिक वार बोलता है। सिविल वार, सिविल वार हिंदी कहते हैं, आपके समझ में आ जाएगी, गृह युद्ध। ये नॉन स्टेट एक्टर के बीच में लड़ा जाता है। अब इसको फिर टिपिकल शब्द कितने ले आओ, ये नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में लड़ा जाता है। कई बार इसका उद्देश्य होता है निर्जातीयता की सफाई। निर्जातीयता सफाई क्या होती है, एक जाति को क्या कर दी जाती है, साफ ही कर दी जाती है। ये हुत्तू लड़ते हैं, आपको पता हो तो अफ्रीका के अंदर, तो पीछे एक पूरी जाति को साफ कर दिया इन्होंने, नर जाति को लाखों लोग मार दिए उसे एक ही जाति के, दूसरी विरोधी जाति ने। तो ये ना गृह युद्ध होते हैं, सिविल वार, जो नॉन स्टेट एक्टर्स के मध्य लड़े जाते हैं। ये आतंकवादी हो सकते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर है, ये स्टेट एक्टर के साथ लड़ सकते हैं। हो सकता है एक ही देश के 2 समूह लड़े, और हो सकता है एक देश का समूह अपनी सरकार के साथ लड़े, ये भी तो हो सकता है। तो गृह युद्ध कितने प्रकार के हो सकते हैं। सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा है वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। सीरिया में चाइना रशिया मिलकर हस्तक्षेप कर रहे हैं, तुर्की अलग हस्तक्षेप कर रहा है, यूएस से अलग हस्तक्षेप कर रहा है, और खुद वो वहाँ का लीडर है वो अलग हस्तक्षेप कर रहा है। तो वहाँ आपस में कई निर्जातीयताएं लड़ रही है, सर्ब लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, और साथ में सरकार के साथ भी लड़ रहे हैं। तो सिविल वार में नॉन स्टेट एक्टर लड़ सकते हैं आपस में, और नॉन स्टेट एक्टर मिलके स्टेट एक्टर के साथ भी लड़ सकते हैं, यानी अपनी सरकार के साथ लड़ सकते हैं। तो ये होता है सिविल वार। तो हमने परंपरागत युद्ध, अपरंपरागत युद्ध, टोटल वार जिसका दायरा बहुत बड़ा हो और आमजन भी शामिल हो जाए, अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो जाती है इसमें। हाइपरबोलिक वार, रोमान दोहरा की जो समस्याओं को उलझा देते हैं। सिविल वार जो मुख्यतः नॉन स्टेट एक्टर्स के मध्य लड़े जाते हैं। एक होता है आक्रामक युद्ध। ये कोई वैसे परिभाषित युद्ध नहीं है। जब आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और युद्ध के नियमों का पालन नहीं करते हैं और अगले को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे युद्धों को आक्रामक युद्ध बोला जाता है। भारी एग्रेसिव होते हैं वो गैर अनुपातिक युद्ध होते हैं।
गैर अनुपातिक का तात्पर्य वो युद्ध जिसमें छोटा सा काम शुरू हुआ था और बदले में आपको बड़ा क्या दे दिया गया, नुकसान दे दिया गया, तो ये कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं है। युद्ध हम अब चर्चा करेंगे। अब ये युद्ध बच गए। एक है मेरी क्लोडोर है, कौन है, एक लेडी है, इसका नाम बताना, लास्ट में लिखा हुआ है कहीं, सबसे एंड में है। कोल्डोर है क्या, क्लोडोर नहीं, कोल्डोर है, काल्डोर, मेरी काल्डोर, यूके की है और इसकी बुक है एक ओल्ड एंड न्यू वॉर। ये करेंगे अपन। तो क्वेश्चन आता है यहां से, मजेदार क्वेश्चन, यहां से अपन सब कुछ कर लेंगे। एक होते हैं ओल्ड वॉर और दूसरे हैं न्यू वॉर। पहले हम ओल्ड वॉर को कहते, ओल्ड वॉर को अपन बोलेंगे आधुनिक युद्ध। तो इसको एक नाम दे लो। आप कह रहे हैं साथ में तो ओल्ड लिख लो, साथ में आधुनिक लिख रहे हो, ये भी चर्चा हो जाएगी। मॉडर्न वॉर है। इसको हम बोलते हैं वेस्टफीलियन वॉर। वेस्टफीलियन वॉर। इसको हम बोलेंगे क्लोजेविट्जियन वॉर। क्लोजेविट्जियन वॉर। चलिए ये तीन नाम देते हैं इसको। आधुनिक युद्ध, वेस्टफैलियन युद्ध और क्लोजेविट्जियन युद्ध। इस युद्ध की विशेषताएं वही थी जो हमने परंपरागत युद्ध के तहत की थी। बताओ कौन कौन सी? दो सेनाओं के मध्य लड़े जाते हैं, विधिवत रूप से घोषणा की जाती है, दो राष्ट्रों के मध्य होते हैं। ये दो राष्ट्रों के मध्य, ये तो इनकी विशेषता है, दो राष्ट्रों के। ये देखिए अब हम बताएंगे इसको कि ये आधुनिक युद्ध क्यों है, पहले तो इसकी चर्चा करते हैं। एक चीज और लिख देते हैं, और ये सीमेट्रिक वार होते हैं। सम युद्ध होते हैं। या सम्मित युद्ध होते हैं, सीमेट्रिक वार्स। अब एक एक करके इनकी पहले चर्चा, ये समझ में आती है, आगे वाला समझ में आ जाएगी। ये मॉडर्न वार क्यों है? क्योंकि ये तब शुरू हुए जब कौन सा एरा आया, कौन सा युग आया? आधुनिक युग आया। आधुनिक युग आया तो कुछ नए कंसेप्ट आए। 1648 में क्या हुई? एक वेस्टफीलिया की संधि हुई। ईस्ट वेस्टफीलिया की संधि से दो चीजें पैदा हुई। एक पैदा हुआ राष्ट्र राज्य, और एक चीज पैदा हुई संप्रभुता पैदा हुई। दो चीजें ये पैदा हुई 1648 की वेस्टफीलियन संधि से। तो आधुनिक युग की देन है राष्ट्र राज्य। तो मैंने कहा कि ये युद्ध किसके मध्य होते हैं? दो राष्ट्र राज्यों के मध्य होते हैं। ठीक है, तो ऐसे युद्धों को हम कौन सा वार बोलेंगे? क्योंकि राष्ट्र कहते ही अपने को वेस्टफीलियन की तरफ जाना होगा, तो वेस्टफीलियन वार। इन युद्धों को लड़ने का तरीका किसने बताया था? कि जनता अग्रेसिव होती है, फोग होता है, सेना की रणनीति होती है, शासक है वहाँ के जो नेता है वो उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो इन वार्स को कौन सा कहा जाता है? क्लोजेविट्जियन वार कहा जाता है। अब इन युद्धों की एक बड़ी जोरदार विशेषता हुआ करती थी कि ये कभी भी नागरिकों को अपने अंदर लपेटते नहीं थे। मजेदार चीज हुआ करती, नागरिकों को नहीं लपेटते थे। तो ये सिर्फ कहाँ तक सीमित रहा करते थे? सेना तक। विधिवत रूप से घोषणा कर दी जाती थी, फलाने दिन से अपने मध्य क्या शुरू होगा? युद्ध शुरू होगा। युद्ध के मैदान निश्चित होते थे, यहाँ लड़ेंगे अपन, ठीक है, या ऐसे करके लड़ेंगे, या दूसरे हमला करेंगे, जो भी उनके मध्य। ये सीमेट्रिक वार होते थे। और भी मजेदार चीज, दो समान शक्तियों के मध्य लड़े जाते थे। एक तरफ पोलैंड हो जाएगा, एक राष्ट्रीय हो जाएगा,
एक तरफ हंगरी हो जाएगा, एक तरफ रशिया हो जाएगा। तो दो समान शक्तियों के मध्य लड़े जाते, तो लगभग क्या हुआ करती थी, समान हुआ करती थी ताकत के अंदर, उनके मध्य लड़े जाते थे। क्यों लड़े जाते थे? क्योंकि फोग था। फोग नहीं होता नहीं लड़ेंगे। दोनों को ये था मैं शक्तिशाली हूं, दूसरा क्या सोचता था, मैं शक्तिशाली हूं। क्योंकि फोग था तो क्या था, क्लोजिविटिजियन है, इसलिए सिमेट्रिक वार्स हुआ करते थे, समान शक्तियों के मध्य युद्ध हुआ करते थे। ये भारी शब्द है, ये बड़ा सिंपल शब्द है, जब हिंदी में यूज करते हैं सिमेट्रिक, ऐसे लगता है बहुत खतरनाक युद्ध होता हो, ऐसे गोल गोल सब, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में बोलते हैं सम, और एजमेट्रिक को बोलते हैं विषम। तो ये शब्द जब हिंदी में आते तो बड़े सिंपल है, तो इसका हिंदी में छवि बना लें, दो समान शक्तियों के मध्य, एक जैसी शक्तियों के मध्य, जिनकी शक्ति एक जितनी का, उनके मध्य जो युद्ध किए जाते हैं वो समयुद्ध या सम्मित युद्ध या सिमेट्रिक वार्स होते हैं। तो ये ओल्ड वार ऐसे वार थे, आधुनिक युद्ध ऐसे थे, इनको वेस्टफीलियन, क्लोजिविटिजियन वार बोलो या कौन से वार बोलो, सिमेट्रिक्स वार बोलो। अब इनके हमने कई नाम देख लिए, वेस्टफीलियन वार, क्लोजिविटिजियन वार और सिमेट्रिक वार्स। और विशेषता देखी, सेना के मध्य लड़े जाते हैं। अब आगे चलते हैं, न्यू वार्स फिर क्या है? न्यू वार्स पोस्ट मॉडर्न वार है। एक शब्दावली, अच्छा और शब्दावली दो। ये वेस्टफीलियन है तो ये कौन से होंगे, पोस्ट वेस्टफीलियन होंगे, ठीक है, ये भी हो गई। ये क्लोजिविटिजियन वार है तो ये पोस्ट क्लोजिविटिजियन वार होंगे। ये सिमेट्रिक वार्स हैं, ये क्या होंगे, एसिमेट्रिक वार्स होंगे। ठीक है, अब अपन यहां आ जाते हैं, एसिमेट्रिक वार्स। इन युद्धों का मुख्यतः जो आगमन हुआ है वो 1990 के बाद हुआ है। मुख्यतः 1990 के बाद, थोड़े छोटे उदाहरण तो पहले मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। न्यू वार्स हैं जो पोस्ट मॉडर्न वार है, पोस्ट वेस्टफीलियन वार है या पोस्ट क्लोजिविटिजियन वार है, इनकी विशेषता होती है कि एसिमेट्रिक होते हैं, विषम युद्ध होते हैं। ये विषम शक्तियों के मध्य लड़े जाते हैं। एक तरफ हाथी होता है, दूसरी तरफ चींटी होती है। हाथी और चींटी के जो आपसी युद्ध हैं वो कौन से कहलाते हैं, एसिमेट्रिक युद्ध चल जाते हैं। और दो हाथियों के युद्ध सिमेट्रिक वार कहलाते हैं। एक तरफ अमेरिका होता है, दूसरी तरफ वियतनाम होता है। एक तरफ अमेरिका और पूरा नाटो होता है, एक तरफ छोटा सा अफगानिस्तान होता है। एक तरफ विलिंग ऑफ कोलियंस, इच्छुक लोगों का एक गुट होता है, शोषकों का या एक गिद्धों का गुट होता है। दूसरी तरफ एक छोटी सी इराक होती है। 33 महाशक्तियां लड़के 34 मिलके किस पे हमला करती है, इराक के ऊपर हमला करती है। नाटो का सारा गठबंधन मिलके और एक छोटो से कोसोवो के ऊपर हमला करता है। तो कौन से युद्ध है ये? 1990 के बाद आप जो भी युद्ध देख रहे हैं आपको सारे ही युद्ध कौन से मिलेंगे, एसिमेट्रिक युद्ध मिलेंगे, विषम युद्ध मिलेंगे। कौन कौन से युद्ध हुए मुख्यतः इनके अंदर देख ले। इसमें एक तरफ अपन नाटो को ले लो या ज्यादा लो तो किसको ले लो, यूएसए को। और यूएसए को क्यों लो, नाटो लो ना तो हाथी से भी बड़ा हो जाएगा, ब्लू व्हेल हो जाएगी। हाथी तो छोटा होता है, व्हेल में तो 10 हाथी आ जाते हैं। तो नाटो है एक तरफ। दूसरी तरफ किससे लड़ रहा है, 90 में इराक से लड़ रहा है, 98 में यूगोस्लाविया कोसोवो पे हमला कर रहा है, 2001 में अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है, 2003 में फिर इराक के ऊपर हमला कर रहा है, 2008 में रशिया और जॉर्जिया के मध्य युद्ध हो रहा है। बताओ, एक तरफ है जॉर्जिया और एक तरफ है रशिया। तो कहाँ रशिया, कहाँ छोटा सा जॉर्जिया। तो ये कौन से युद्ध थे, विश्व। अब और देखिए इन युद्धों की विशेषता क्या है। जो मॉडर्न वार्स हैं ये तो होते ही होते हैं, लेकिन इसकी और बहुत सारी विशेषताएं होती है।
जरूरी नहीं कि ये दो राष्ट्रों के मध्य ही लड़े जाए। ये 1990 के बाद अधिकांश जो युद्ध हुए हैं वो दो देशों के मध्य नहीं होके और दो एक ही देश के इंटरस्टेट में होने के बजाय इंट्रास्टेट हुए। अधिकांश देशों में गृह युद्ध हो रहे हैं। अरब के अधिकांश देश काय से पीड़ित है? गृह युद्धों से। अफ्रीकन देश अधिकांश काय से पीड़ित है? गृह युद्धों से पीड़ित है। तो ये जो न्यू वार्स होते हैं, या जिनको आप पोस्ट मॉडर्न वार बोलते हैं, या जिनको वेस्टफीलियन वार बोलते हैं, या पोस्ट क्लोजेविटिजन वार बोलते हैं, इन वारों की एक विशेषता हमने देखी कि ये विषम होते हैं। दूसरी विशेषता ये देखी, ये इंटरस्टेट होने की बजाय क्या होते हैं? इंट्रास्टेट होते हैं। इंट्रास्टेट होता है एक ही देश के मध्य चलते हैं। सीरिया के साथ क्या हो रहा है? सीरिया इंट्रास्टेट है, दो देश लड़ रहे हैं, रशिया के अंदर, उसके सीरिया के अंदर ही झगड़ा हो रहा है। सीरिया के अंदर ही झगड़े हो रहे हैं। अब अधिकांश अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? दोनों हो रहे हैं, बाहरी नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है? अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। अरब के अधिकांश, इराक में क्या हो रहा है? आपस में लड़ रहे हैं वो। लीबिया में यही हो रहा था थोड़े समय पहले। तो आप देखेंगे कि अधिकांश जो थर्ड वर्ल्ड के देश हैं उनके अंदर ही संघर्ष चल रहे हैं। अपने यहाँ हिंदू और किसका चल रहा है? मुस्लिम का चल रहा है। जम्मू कश्मीर का जो भी चल रहा है, चलो युद्ध नहीं बोले, लेकिन सिविल वार तो छोटा मोटा बोल ही सकते हैं उसको। तो ये इंटरस्टेट होने की बजाय इंट्रास्टेट है। पोस्ट वेस्टफीलियन जो वार है, पोस्ट क्लोजेविटिजन जो वार है, पोस्ट मॉडर्न वार है, इसमें नॉन स्टेट एक्टर ज्यादा होते हैं। ये किसके मध्य लड़े जा रहे हैं? एक विशेषता है इसकी, इसमें नॉन स्टेट एक्टर ज्यादा सक्रिय है। नॉन स्टेट एक्टर कौन कौन से होते हैं? ये दो समुदाय हो सकते हैं एक दूसरे की जान के भूखे, ये दो धर्म हो सकते हैं, दो नरजातीयताएं हो सकती है, और ये आतंकवादी समूह हो सकते हैं जो अपनी ही स्टेट एक्टर के साथ लड़ रहे हैं। तो ये नॉन स्टेट एक्टर है ना, ये ज़्यादा हावी हो गए हैं। कौन से? 1990 के बाद। आपको दो देशों के मध्य युद्ध तो 3-4 दिखाई देंगे, लेकिन 50 युद्ध आपको कहाँ दिखाई दे जाएंगे? एक ही 50 देशों के अंदर अंदर युद्ध चलते हुए दिखाई दे जाएंगे, जहाँ विभिन्न नरजातीयताएं आपस में लड़ रही है। जहाँ हालांकि वार ऐसा नहीं मान सकते कि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज ही लड़ती थी, अपने भी लड़ाई करते थे, लेकिन ये जो वार थे ना, ये वेस्टफीलियन वार, ये वार क्योंकि 1600 के बाद धीरे धीरे पूरे संसार पे कब्जा किसने कर लिया था? यूरोपीय शक्तियों ने कर लिया था। तो वेस्टफीलियन वार या क्लोजेविटिजन वार थे ना, ये यूरोपीय देशों के मध्य लड़े जाते थे। वही लड़ते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार उन्होंने लड़ा, सेकंड वर्ल्ड वार उन्होंने लड़ा, आपस में वो झगड़ते, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी युद्ध करते रहते थे। लेकिन ये युद्ध कहाँ हो रहे हैं? यूरोप लड़ रहा है क्या? नहीं लड़ रहा। ये हो रहे हैं जो कि देश के अंदर हो रहे हैं। तो बताओ कौन से वर्ल्ड में हो रहे हैं? तो पोस्ट वेस्टफीलियन वार है, ये थर्ड वर्ल्ड में ज्यादा हो रहे हैं। ये हटा ही देता हूं। तो हमने 3 नंबर पे और देखा कि ये थर्ड वर्ल्ड में ज्यादा है। एक और विशेषता इनकी, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं? बर्बर होते हैं, बहुत भारी हिंसक होते हैं। क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर जब लड़ते हैं, तो आप नाइजीरिया में देखिए, बोको हराम क्या करता है? एक दिन पता चलता है कि स्कूल से सैकड़ों की संख्या में लड़कियों का क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। तो ना मारना, फिर उनको वीडियो चढ़ाना उनके बर्बर हत्याओं के, जनता को प्रताड़ित करना, ये सारे काम किए जाते हैं। तो ये युद्ध है ना, जो कौन से? पोस्ट वेस्टफीलियन युद्ध, उनसे भी ज्यादा बर्बर है। जो कौन से युद्ध थे? वेस्टफीलियन युद्ध। इनमें जनता के साथ बुरा व्यवहार होता है। इनका दायरा सिर्फ सेना नहीं है, बल्कि कहां तक पहुंच गया है? नागरिकों तक पहुंच गया इनका दायरा। नागरिक भी लपेटे में ले लिए गए। और देखिए,
इन युद्धों की एक विशेषता है कि इनका रिजल्ट नहीं आता कभी भी। ये हो रहा है, पहले जो वेस्टफीलियन वार होते थे उनके रिजल्ट आया करते थे, इनके रिजल्ट्स नहीं आते। वियतनाम युद्ध में कौन जीता पता ही नहीं। लगता था वियतनाम जीत गया, लेकिन बर्बाद तो वो भी हो गया। अफगानिस्तान में अमेरिका जीत गया। अब जीत गया तो फिर वहां क्या कर रहा है? इराक में अमेरिका जीत गया। निर्णय नहीं होते इन युद्धों के, रिजल्ट्स नहीं आते। कौन से युद्धों के? पोस्ट वेस्टफीलियन। पहले रिजल्ट आते थे, घोषणा होती थी, हार गया, चलो करो संधि और थोपो शर्तें और करो टुकड़े इसके। अब रिजल्ट ही नहीं आते, तो ये रिजल्ट नहीं आते। ये अजीब प्रकार के युद्ध हैं जिसमें ऐसे ऐसे हथियार चलाए जाते हैं जो पहले कभी चलाए ही नहीं गए। पोस्ट मॉडर्न वारफेयर्स, ऐसे वारफेयर यानी ऐसे वार के साधन काम में लिए जाते हैं जो पोस्ट मॉडर्न है। ये हमला नहीं करेंगे तोप से, बंदूक से, बमों से, ना, ये आप पे साइबर अटैक करेंगे और आपके पूरे बैंकों का सिस्टम क्या कर देंगे? हैक कर देंगे। तो इसमें साइबर अटैक किए जाते हैं। इसके अंदर इसमें आपके यहां आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। आतंकवाद को बोलते हैं, ये एजमेट्रिक युद्ध में इनडायरेक्ट वार की जाती है। ये साइबर अटैक किए जाते हैं, इनडायरेक्ट वार होती है जी। हाँ, साइबर अटैक तो हो गया, कंप्यूटर वार हो गई। तो इनडायरेक्ट वार की जाती है। आप पाकिस्तान कौन सा युद्ध भारत के साथ कर रहा है? अब ये मजेदार क्वेश्चन आ गया, बताओ। अप्रत्यक्ष युद्ध ही कर रहा। इसको हम बोलते हैं कौन सा वार? एजमेट्रिक। एजमेट्रिक वार कई प्रकार के होते हैं, ये इसकी विशेषता है एजमेट्रिक वार की। चलो छोड़ दो इसको। ये वाला वार कर रहा है, पोस्ट मॉडर्न वारफेयर का प्रयोग करता हुआ साइबर अटैक कर रहा है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इनडायरेक्ट कह लो, इनडायरेक्ट वार ज्यादा किए जाते हैं इसमें। तो ये हमने विशेषता देखी काय की उन वार्स की जिनको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट मॉडर्न वार बोलते हैं, पोस्ट वेस्टफीलियन या पोस्ट क्लोजेविटियन वार बोलते हैं। इस वार के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। एजमेट्रिक वार्स होते हैं जो विषम शक्तियों के मध्य लड़े जाते हैं। इंटरस्टेट की बजाय ये क्या होते हैं? इंट्रास्टेट होते हैं। और कौन लड़ता है इनको? अधिकांशतः नॉन स्टेट एक्टर लड़ते हैं, आतंकवादी लड़ते हैं, दो नरजातीय समूह लड़ते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड की बजाय थर्ड वर्ल्ड में ज़्यादा होते हैं। ये पहले से ज़्यादा बर्बर होते हैं। सेना की बजाय ये नागरिकों को लपेटते हैं, दायरा विस्तृत होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, रिजल्ट नहीं आते इनके। पोस्ट मॉडर्न वारफेयर यानी साइबर अटैक का प्रयोग किया जाता है और आतंकवादी समूह को बढ़ावा दिया जाता है। सीधे युद्ध नहीं करते, इनडायरेक्ट वार ज़्यादा करते हैं इसमें। तो ये थी मेरी कार्डो, बुक है ओल्ड एंड न्यू वार। ठीक है, तो युद्ध के हमने दो प्रकार किए, वेस्टफेलियन और पोस्ट वेस्टफेलियन, सीमेट्रिक और एजमेट्रिक, क्लोजेविटियन और पोस्ट क्लोजेविटियन। ये दो प्रकार है। मॉडर्न जो वार है वो इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट है, एक राज्य के अंदर ही है, दो राज्यों के या राष्ट्र राज्यों के मध्य नहीं है, दो सेनाओं के मध्य भी नहीं है, बल्कि दो नॉन स्टेट एक्टर भी लड़ रहे हैं। ठीक है, दो विषम शक्तियां लड़ रही है। अब हम करेंगे कोजेज। हो गए, क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, इनको करते हैं कि युद्धों के कारण क्या, क्यों होते हैं युद्ध। अभी अभी हमने टॉपिक किया है युद्ध के प्रकार। युद्ध के प्रकार में आप एक हाइपरबोलिक युद्ध, रोमान दोरा का रख लेना। अभी अभी जो जितने प्रकार के हमने युद्धों के नाम देखते, पोस्ट वेस्टफीलियन, पोस्ट क्लोजेविटियन, पोस्ट मॉडर्न, जो 1990 के बाद आए, इनको याद रखना आप। सीमेट्रिक और
एजमेट्रिक युद्धों को याद रखना, बाकी तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं आते। अब हम करेंगे कि आखिर युद्ध होते क्यों हैं। तो युद्ध क्यों होते हैं, तो अपने को एक व्यक्ति के पास चलना पड़ेगा जिसका नाम है मैन द स्टेट एंड वार, केनेथ वाल्ट्ज। इसकी चर्चा करते हैं। देखिए आप थोड़ी देर बाद गड़बड़ कर सकते हैं। एक तो है केनेथ वाल्ट्ज और एक है, मेरी गड़बड़ हो जाती है तो मैं सोचता हूँ सबकी गड़बड़ होती होगी। ये वाल्ट्ज है और ये वाल्जर है, ठीक है। केनेथ वाल्ट्ज की पुस्तक है मैन द स्टेट एंड वार। माइकल वाल्जर की पुस्तक है जस्ट एंड अनजस्ट वार, और एक है आर्ग्यूइंग अबाउट वार। ये दो पुस्तकें हैं इसकी। तो केनेथ वाल्ट्ज अलग है और वाल्जर अलग है। फिर एक छवि बढ़ा लो, कहीं भूल गए हो तो। केनेथ वाल्ट्ज को कहाँ पढ़ते हैं, जब नव यथार्थवाद पढ़ते हैं, और वाल्जर को हाँ जब हम समुदायवाद पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, ठीक। अब हम केनेथ वाल्ट्ज की चर्चा कर रहे हैं, द मैन द स्टेट एंड वार, और ये पुस्तक आई है 1959 में। क्योंकि 1959 में आई है तो आप केनेथ वाल्ट्ज को वैसा नहीं समझे कि जैसा आप समझते हैं, क्योंकि आप केनेथ वाल्ट्ज को तब समझते हैं जब 1979 में इसकी कौन सी किताब आती है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आती है। तब तो उस पुस्तक में तो दिया हुआ है इसका नव यथार्थवाद और संरचना की अराजकता, ये वहां से निकली हुआ है नव यथार्थवाद। इस पुस्तक में कोई चर्चा नहीं है काई की नव यथार्थवाद की। नियो रियलिज्म का जन्म होता है, वो कब होता है, 1979 हमने पढ़ा, अभी 1980 के दशक में होता है, तो उस पुस्तक से होता है। इस पुस्तक का कोई योगदान नहीं है केनेथ वाल्ट्ज की अराजकता वाले सिद्धांत में। लेकिन इस पुस्तक में दिया हुआ है कि एक युद्ध के कारण कितने होते हैं, 3 कारण होते हैं। एक होता है मानव की प्रकृति। अब आप कहोगे जी मानव की प्रकृति, आप ये तो मानव प्रकृति तो उनकी है, यथार्थवादियों की है। मार्गेंथो मानता है मानव प्रकृति को, तो ये एक बार मान रहा है, 20 साल रुक जाओ फिर नहीं मानेगा ये। जब 1979 में कौन सी पुस्तक लिखेगा, ए थ्योरी ऑफ आईपी लिखेगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दूसरा है मेन के बाद क्या है, स्टेट है, राज्यों का आंतरिक ढांचा है। आंतरिक संरचना। और तीसरा युद्धों का कारण होता है अंतरराष्ट्रीय संरचना। अब इन तीनों की चर्चा कर लेते हैं, क्यों होते हैं युद्ध, कितने कारण बता रहा है, 3। इस पुस्तक में 3 कारण बता रहा है, और जो एक आगामी पुस्तक लिखे तो उसमें तो एक ही कारण बताएगा, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय संरचना की अराजकता। क्योंकि कोई भी सुपर हीरो नहीं है, मानव की प्रकृति अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। ये मानव की बुरी प्रकृति ही क्या करवाती है, युद्ध करवाती है। राज्यों का आंतरिक ढांचा, एक राज्य लोकतांत्रिक होगा और दूसरा तानाशाही होगा, तो तानाशाही राज्य क्या करवाते हैं, युद्ध करवाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संरचना, वो कोई बॉस हो सकता है और कोई बॉस है, ये अराजक भी हो सकती है और गैर अराजक भी हो सकती है। तो गैर अराजक है तो युद्ध क्या होंगे, कम होंगे, और अराजक है तो ज्यादा होंगे। तो युद्ध का कारण है अंतरराष्ट्रीय संरचना की अराजकता। राज्यों का आंतरिक ढांचा है ये तानाशाही पूर्ण है, और मानव की प्रकृति क्या है, बुरी है, हॉब्सियन है, इसलिए युद्ध हो रहे हैं। ये है युद्धों के कारण, बुरी मानव प्रकृति, तानाशाही शासन व्यवस्थाएं और अंतरराष्ट्रीय अराजकता। अराजकता क्या होती है, जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई एक नियंत्रणकारी शक्ति नहीं होती जो समस्त पे नियंत्रण रखे, तो उसको हम अराजकता बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं। तो केनेथ वाल्ट्ज ने तो कितने कारण बताए हैं, 3 कारण। हम और कारण खोजते हैं क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, 1 सेकंड में आपको सब पता चल जाएगा। केनेथ वाल्ट्ज के अलावा और भी चर्चाएं हैं, ये अकेला तो है नहीं।
किसी से भी अपन शुरू कर देते हैं। नारीवादी क्या कहते हैं, लिखा हुआ है सब कुछ, ये आप तर्क करो। नारीवादी क्या कहते हैं? पुरुषों की हिंसक और प्रभुत्व लालसा। वो सोचते हैं जब औरत पे कब्जा कर लिया तो पूरे संसार पे कब्जा कर सकते हैं। तो ये पुरुषों की अहमवादी इगोइज्म है जो ये काम करवाती है। उदारवादी क्या सोचते हैं? उदारवादी कहते हैं युद्ध का कारण होता है अनुदार संस्थाएं और तानाशाही व्यवस्थाएं। जिस दिन गणतंत्र आएंगे उस दिन ये गायब हो जाएंगे। चलिए, मार्क्सवादी क्या सोचते हैं? मार्क्सवादी सोचते हैं कि ये जो भूख है ना पूंजीवादी देशों की, ये भूख पूंजी का निर्यात करवाती है और उस निर्यात की वजह से फिर ये साम्राज्यों के लिए झगड़ते हैं आपस में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था आप बताओ? इन्हीं साम्राज्यवादी शक्तियों की, पूंजीवादी शक्तियों की आपसी भूख का परिणाम था और ये संसार पे कब्जे करने का ही एक तरीका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उस कब्जे को लेकर लड़ पड़े सारे आपस में। वो बोला मैं शक्तिशाली हूं, वो बोला मैं शक्तिशाली हूं। था कब्जे की लड़ाई सारी। बहाना कौन सा बना? वो एक राजकुमार बना। युद्ध तो उनके पहले से छोटे मोटे हो रहे थे, बस गुब्बारा फूट रहा था कि महायुद्ध करके देख ले एक बार। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि आर्थिक कारण होते हैं युद्धों के पीछे। पूंजीवादियों की पूंजी की भूख क्या करवाती है? युद्ध करवाती है। यही बात बोलती है रोजा लग्जमबर्ग, यही लेनिन बोलता है, यही कार्ल मार्क्स बोलता है और यही बात विले बारेन बोलता है। और देखें अपन यथार्थवादी क्या कहते हैं? मूल है मानव का स्वभाव जो कि प्रभुत्व लालसा से पीड़ित है। नव यथार्थवादी, दो यथार्थवादी बताइए आप। न्यू रियलिस्ट, दो ही मुख्यतः करते हैं। केनेथ वाल्टस जो संरचनावादी नव मार्क्सवादी है और मर्साइमर जो कि आक्रामक है नव यथार्थवादी। ये कहते हैं इसके पीछे क्या है? अराजकता है। इसके पीछे कौन सी रक्षा का भाव है? खुद को रक्षा खुद को ही करनी है, क्योंकि व्यवस्था तो अराजक है, कोई है ही नहीं, तो खुद की रक्षा करनी है। और ये क्या बढ़ाती है? सुरक्षा की दुविधा बढ़ाती है। जब अपन खुद की रक्षा के लिए हथियार इकट्ठे करते हैं तो दूसरा भी इकट्ठा करता है और ये फिर हथियार की चक्कर बढ़ाती है। नव यथार्थवादी। सामाजिक रचनावादी क्या बोलते हैं? अब तो सामाजिक रचनावादी आपको याद आ जाएंगे। सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अकेले रचनावादी कर लो, चाहे ओनफ को कर लो, निकोल्स ओनफ है, रुगी है और रूस स्मिट है और अलेक्जेंडर वेंट है। अलेक्जेंडर वेंट वगैरह ये सारे ये कहते हैं कि युद्ध का कारण है वो मानव के क्या है? विचार है। ये मानव के मूल्य हैं जो युद्ध करवाते हैं। ये लोगों की भांति भांति की मान्यताएं हैं जो युद्ध करवाती हैं। और ये है मानक जो निर्धारित कर लिए हैं शासन सत्ता ने या लोगों ने, ये मानक युद्ध करवाते हैं। एक मानक फिट कर रखा है जर्मन से अपने दिमाग में कि आर्यों से श्रेष्ठ इस संसार में कोई भी नहीं है। इस मानक ने अब तक कितने विश्व युद्ध करा दिए? 2। ये 2 विचार हैं जर्मन्स के। विचारों युद्ध करवाते हैं, विचार ही। जर्मन्स के दिमाग में क्या विचार है? कि हम श्रेष्ठ हैं, आर्य श्रेष्ठ जाति के हैं, पूरे संसार पे इनका हक बनता है, तो युद्ध स्वाभाविक है अपने लिए। आखिर क्यों यूएसएसआर ने कोल्ड वॉर छेड़ दिया? किसके खिलाफ? यूएसए के खिलाफ। इसका मूल कारण ये था कि उनके मन में एक विचार आया, स्टालिन के मन में और जनता के विचार आया कि हमें चारों तरफ से कौन घेर रहा है? पूंजीवादी शक्तियां। और ये बिल्कुल पसंद नहीं करती साम्यवादी देश को जो उनके बीच में बैठा, यूरोप के अंदर ही मॉस्को की राजधानी लिए बैठा है, तो अपने को बर्बाद करना चाहते। तो उनके मन में जैसे ही विचार पैदा हुआ, उन्होंने क्या छेड़ दिया? कोल्ड वॉर छेड़ दिया। ऐसा ही एक विचार अमेरिकन्स के मन में पैदा हुआ
कि धीरे धीरे साम्यवादी शक्तियां बढ़ती जा रही है और एक दिन पूंजीवाद को घुटने टेकने पड़ेंगे, तो अपन इसका क्या करें, कंटेनमेंट करें, इसका घेराव करें अपन। तो उसने क्या शुरू कर दिया, कोल्ड वार शुरू कर दिया। तो वार शुरू कौन करते हैं, अलेक्जेंडर वेट। इसके कारण होते हैं हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, संस्कृति, मूल्य और हमारे मानक। तब एक छोटी सी बहुत ही मजेदार परिभाषा आती है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल कॉरपोरेशन। यूनेस्को याद आ गया। यूनेस्को कहता है कि युद्ध पैदा होते हैं मानव के मस्तिष्क में, इसलिए शांति का निर्माण कहाँ किया जाए, मस्तिष्क में। तो कैसे किया जाए, उसको विज्ञान की तरफ ले जाया जाए, उसको एजुकेशन यानी शिक्षा की तरफ ले जाया जाए और उसको संस्कृति की तरफ ले जाया जाए। तो तभी उसका नाम क्या है, यूनेस्को, विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का यूनाइटेड नेशन का कॉरपोरेशन। तो यूनेस्को कहता है, तो यूनेस्को किसकी बात मानता है, बिल्कुल कैसी बातें करता है कि युद्धों का निर्माण मस्तिष्क में होता है। तो वहां उनको ठंडा कर दो, विचारों को बदल दो, युद्ध अपने आप बंद हो जाएंगे। इनको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको पता है कि कौन क्या बोलेगा। अब हम देखें कि युद्धों का औचित्य क्या है, या प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होती है। क्या युद्ध वास्तविक होते हैं, उनकी कोई उपयोगिता वगैरह है क्या, क्या युद्ध न्यायपूर्ण होते हैं क्या, और या फिर एक शांतिवादी दृष्टिकोण क्या कहते हैं युद्धों के बारे में। हम युद्ध के नेचर या फिर इसके औचित्य के बारे में हम कितने प्रकरण करेंगे, 3 मुद्दों की चर्चा करेंगे। अगर जॉन क्लोजेविट्स के ऊपर नहीं आया तो आएगा सीमेट्रिक और हेजमेट्रिक के ऊपर, हाइपरबोलिक के ऊपर और पोस्ट वेस्ट फिलियन वार के ऊपर। इनका ध्यान रखना, या फिर नॉन स्टेट एक्टर जो सारा युद्ध कर रहे हैं, इनकी छोटी छोटी चर्चाएं आप देख लेना। या फिर यहां से आएगा, यहां से न तो आएगा शांतिवादियों का, पीस थ्योरी वालों का, और न ही आएगा क्वेश्चन रियल पॉलिटिक वालों का, या जिनको अपन बोलते हैं यथार्थवादियों पे नहीं आएगा, आएगा जस्ट वार थ्योरी। तीनों कर लेते हैं। युद्ध का औचित्य है, तो एक तरफ है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक का तात्पर्य है रियल पॉलिटिक क्या होती है, वास्तविक है, आदर्शवादी नहीं होती जो, यानी यथार्थवाद को कौन सी पॉलिटिक बोलते हैं अपन, रियल पॉलिटिक बोलते हैं। इनसे पूछो रहे ये युद्ध का औचित्य क्या है, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। क्या युद्ध का कोई नैतिक औचित्य नहीं होता और साबित करने की जरूरत भी नहीं है। युद्ध नैतिकता और अनैतिकता से ऊपर उठे हुए होते हैं, यहाँ ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये सामाजिक जीवन की आम परिस्थितियों में काम आता है। युद्ध के समय नैतिकता और अनैतिकता को कहाँ रख दिया जाता है, ताक पे रख दिया जाता है। चलिए, यथार्थवादी कहते हैं नैतिकता का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। युद्ध और नैतिकता इनका 36 का आंकड़ा है और ये कोई विचारणीय मुद्दा ही नहीं है। मैकियावेली भी ऐसी बातें बोलता है कि प्रिंस जब भी कोई कार्य करेगा तो किसकी तरफ नहीं देखेगा, नैतिकता की तरफ नहीं देखेगा। बिल्कुल। तो इसके जो समर्थक हैं वो जॉन क्लोजेविट्स हैं। ये कहते हैं हमें युद्ध जीतने के तरीके सीखें, न कि हम नैतिकता और काय की चर्चा करें, अनैतिकता की ऐसी कोई चर्चा नहीं करें। हम युद्ध कैसे जीते इस पर चर्चा करेंगे हम तो। और ये मार्गेंथौ, मैकियावेली, जॉन, ये वॉन क्लोजेविट्स, ये सारे कौन हैं, यथार्थवादी या रियल पॉलिटिक वाले हैं जो युद्ध में नैतिकता को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। दूसरी आती है जस्ट वॉर थ्योरी। शब्द गंभीर सा लगता है, जस्ट वॉर थ्योरी, न्याय संगत या न्यायपूर्ण युद्ध। ये कहते हैं किसी भी युद्ध की न्याय संगतता या नैतिकता होती है। ये कहते हैं युद्ध में क्या होती है, हाँ, तो किसी भी युद्ध को नैतिकता और अनैतिकता के पैमाने पर तोला
जा सकता है। युद्ध वो ही लड़ना चाहिए जो नैतिकता के सारे पैमानों पे खरा उतरता हो, और कभी भी अनैतिक युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि युद्ध में हमें किसका ध्यान रखना होता है? तो नैतिक युद्ध तो किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते? ये कहते हैं न तो वो युद्ध नैतिक होता है न ही। संजू क्या कह रहा है? सारे युद्ध धोखे पे आधारित होते हैं। ये कह रहे नहीं नहीं, सारे युद्ध नहीं होते, युद्ध नैतिक होते हैं। और तो ये नैतिक, ये युद्धों को नैतिकता को कहते हैं, नैतिक युद्ध होने चाहिए। होने तो चाहिए युद्ध, लेकिन कौन से? नैतिक होने चाहिए। दूसरी तरफ है ये शांतिवादी। ये कहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, युद्ध कभी नैतिक हुआ है क्या? तो ये कहते हैं कि युद्ध एक अनावश्यक बुराई है। और ये तो शब्द ही सेट नहीं होता कि एक तो नैतिकता बोल रहे हैं और साथ में युद्ध, दूसरा शब्द कौन सा बोल रहे हैं? युद्ध बोल रहे हैं, साथ में नैतिकता कह रहे हैं और साथ में युद्ध और कह रहे हैं आप। तो ये तो दोनों एक साथ चलते नहीं है कभी। जहां नैतिकता होगी वहां पक्का ही क्या नहीं होगा? युद्ध नहीं होगा। तो ये युद्धों को अनावश्यक बुराई मानते हैं। अपने महात्मा गांधी जी ऐसे ही थे। ये तो मुद्दा ही छोड़ देते हैं। जो कहते हैं युद्ध कोई नैतिकता भी साबित नहीं की जा सकती। अब हमारे पास सिर्फ रह कौन गए? जस्ट वार थ्योरी रह गई अपने पास। इसकी चर्चा करते हैं, जस्ट वार थ्योरी। जस्ट वार थ्योरी पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि है किस किस की। जस्ट वार थ्योरी हिप्पो ऑगस्टीन, सेंट ऑगस्टीन, याद आ गया क्या? उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आया अगला जो अपना इसमें भी है, सिलेबस में भी है, थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास, ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे जितने कि आप कोशिश कर लें। उसके बाद मेरे को तो ये याद है कि एक व्यक्ति है ह्यूगो ग्रोशियस। ह्यूगो ग्रोशियस को कब पढ़ते हैं अपन? जब हम बाह्य संप्रभुता पढ़ते हैं, ह्यूगो ग्रोशियस को पढ़ते हैं। इसने भी वार और पीस के ऊपर क्या लिख रखी है, एक पुस्तक, इसकी पुस्तक जरूर देख लेना, ह्यूगो ग्रोशियस की। दो व्यक्ति आधुनिक समय के कर लेते हैं। एक तो कर लेते हैं वाल्जर, माइकल वाल्जर। ये नहीं बताऊंगा ये कौन है। जीन बेथे एलेस्टीन, ये कौन है? जीन बेथ एलेस्टीन कहाँ की थी? पब्लिक मैन प्राइवेट वूमेन। याद आ गई आप? ये कहते हैं कि युद्ध होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए? जस्ट वार। अब ये फिर परिभाषित करते हैं कि जस्ट वार कौन कौन से होते हैं, कि जस्ट वार बोलोगे किसको आप? तब थॉमस एक्विनास बोलता है कि मैं हूं अरस्तु का भूत, मैं बताऊंगा। पुस्तक लिखता है सुमा थियोलॉजिया। वो कहता है जस्ट वार वो होता है जिसकी विधिवत रूप से क्या की जाए? घोषणा। विधिवत घोषणा का तात्पर्य है कि घोषणा करने वाला व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। एरा गेरा और नथु घेरा युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता। तो आप जहां विधिवत घोषणा हो, और विधिवत घोषणा का तात्पर्य कि उस जो घोषणा कर रहा है ना युद्ध की, जो शंख बजा रहा है ना, ये नहीं है कोई गधा शंख बजा दे महाभारत का युद्ध हो जाएगा। वो तो तभी जब एक तरफ अर्जुन वो बजाएगा, दूसरी तरफ भीष्म पितामह बजाएगा, तभी युद्ध होगा। आपके बजाने से नहीं होगा, मेरे बजाने से भी नहीं होगा। तो विधिवत घोषणा होनी चाहिए इसकी। नंबर 2, कारण क्या होने चाहिए? उचित होने चाहिए। उचित कारण समझ गया? मैंने लिख भी दिया कि आप मतीरिये के लिए लड़ाई नहीं करोगे, है ना? किसी भी एक लड़की के लिए लड़ाई नहीं करोगे, है? ये जगत सिंह जी पहुंचे बैठे हैं, है? उस पिंडारी को साथ लिया है, हद है यार। कारण उचित होने चाहिए। और तीसरा एक और विशेषता है, आपके उद्देश्य क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। आपकी नीत सही होनी चाहिए। नीत का समझ गया? ये नहीं है कि अपने ना सोए हुए को मार दें,
देखिए पहले कितना अच्छा युद्ध किया जाता था, शाम ढलते युद्ध एकदम से क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। फिर घायल सैनिकों को उठाया जाता था तो आप अगले के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। रात को एक ही व्यक्ति ने मारा था उनको, सोए हुए किसको, अश्वत्थामा ने पांडवों को मार दिया था। 5 पांडवों को छोड़ के सारे पांडव मर गए थे, एक के पेट में बचा था उत्तरा के, वो बाकी सारे पांडव जल के मर गए थे। तो ऐसे युद्ध क्या नहीं होते, अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं होते। आप युद्ध में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं करोगे जैसे अश्वत्थामा ने की थी। चलिए अब चलते हैं ह्यूगो ग्रोशियस, ये कुछ नहीं है। अब किसके पास चले, माइकल वाल्जर के पास। माइकल वाल्जर कहता है जो युद्ध मानवाधिकारों की रक्षा करे, जो युद्ध आत्मरक्षा के लिए लड़े जाए, वो युद्ध होते हैं जस्ट वार। और आप अगर आक्रामक है और आप अपनी हाथ की खुजली या सींग की खुजली की वजह से युद्ध करते हैं तो वो युद्ध क्या है, अनजस्ट वार है, जो मानवाधिकारों का हनन करे, दायरे को व्यापक कर ले। फिर ये कहता है कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप फंस जाते हैं एक अति गंभीर उसमें कंडीशन में। कंडीशन क्या है, एक गुंडा पकड़ा गया है, वो गुंडा है ना, उसने कर क्या रखा है, एक जगह बम लगा रखा है और उस बम के फूटते ही सैकड़ों लोग मरेंगे। नेता कहता है पुलिस वालों के इसको मारो। अब मारो तो वो बोले यार ऐसे कैसे मारे, क्यों, क्योंकि ये जब मरेगा ना तो उससे पहले बताएगा कि इसने क्या छुपा रखा है, बम छुपा रखा है। तो ये किसके बारे में जानकारी देगा, बम के बारे में जानकारी देगा। तो इस एक के मारने से अपने कितने लोगों की जान बचा सकते हैं, सैकड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं। तो कई बार क्या करना पड़ता है, आपको मानवता की जान बचाने के लिए अपने हाथ क्या करने पड़ते हैं, गंदे करने पड़ते हैं, डर्टी हैंड्स करने पड़ते हैं। आपको अपने नागरिकों को बचाने के लिए दूसरों के ऊपर अनैतिक हमले भी करने पड़ते हैं। तो ये हाथ क्या होते हैं, इनको ये बोलता है कि ये गंदे हाथ चलते हैं राजनीति में, कोई दिक्कत नहीं है। इनको डर्टी पॉलिटिक्स बोला जाता है, सॉरी डर्टी हैंड, गंदे हाथ। गंदे हाथ ब्रिटिश मुद्दा है, ब्रिटिश वार कर रहे थे ना, वो सही कर रहे थे, सही युद्ध लड़ रहे थे। फिर एक दिन क्या किया, जर्मनी ने बहुत भारी बम्बार्टमेंट किया लंदन के ऊपर। यूके तब भी नहीं बोला, लेकिन बाद में ना सारी चीजें यूके गले में आ गई। फिर यूके ने भी ना जर्मनी शहरों के ऊपर बम्बार्टमेंट शुरू कर दिया। तब वाल्जर बोला कि ये सही था या गलत था। हिटलर तो पूर्णतः ही गंदे हाथ वाला ही था, वो तो था ही गंदा ही, तो उसने किया वो तो किया। अब ये जो किया ब्रिटेन ने, ये क्या था, तो वो बोला ये जस्ट वार था। क्यों, कई बार नेताओं को अपने नागरिकों को बचाने के लिए दूसरों को भी मारना पड़ता है और उनके उन ठिकानों पर भी हमला करना पड़ता है जिन पे जरूरत नहीं होती। तब ये कौन से हाथों की चर्चा करता है, डर्टी हैंड्स की चर्चा करता है। अब एक ही चीज बची है जस्ट वार थ्योरी में, कि आप कैसे पता करेंगे कि वार जस्ट है या नहीं है, युद्ध में न्याय और नैतिकता का पालन किया गया है या नहीं किया गया। तो 2 शब्द आते हैं लैटिन भाषा के शब्द, इनका आप जरूर ध्यान रखें। देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन यहां बनता है। एक तो ये इनका याद रखना 4-5 का नाम, एक इनकी बुक्स जो वार के ऊपर है, एक एजमेट्रिक और सीमेट्रिक वार्स और पोस्ट मॉडर्न ये वाली वार क्लोजेविट्स को याद रखना, और एक याद रखना, अभी 2 शब्द लिखेंगे अपन, जस एड बेलम और जस इन बेलो। ये 2 शब्द हैं लैटिन भाषा के। पहला शब्द है जो जस एड बेलम है, वो ये कह रहा है कि युद्ध का कोई न कोई क्या होना चाहिए, अनौचित्यपूर्ण युद्ध नहीं किया जाएगा। और ये कहता है कि आप जब युद्ध करेंगे तो उसके वो क्या वो गतिविधियां होगी ना, वो तर्क संगत होगी, तर्क संगत गतिविधि करेंगे आप।
तर्क संगत गतिविधि। ये कहता है जस्ट एड बेलम में क्या आता है कि न्याय का औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा आपको कि आपने क्यों किया था। तो नंबर 1 कि इसके कारण क्या हो, उचित कारण हो। नंबर 1 भी अब अकारण युद्ध नहीं करें, छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर युद्ध नहीं करें आप, उचित कारण हो। नंबर 2 इसकी विधिवत रूप से क्या होनी चाहिए, वही सारी चीजें आ गई। विधिवत रूप से क्या होनी चाहिए, इसकी घोषणाएं होनी चाहिए, 2 राष्ट्र राज्यों के मध्य होना चाहिए। तीसरा ये कहता है, इसे बड़ी जोरदार चीज है कि ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए, अनुपातिक युद्ध होना चाहिए। ये बड़ी जोरदार चीज है, ये अनुपातिक युद्ध होना चाहिए। अनुपातिक युद्ध का तात्पर्य ये है कि आप छोटी सी घटना को लेकर और अगले का बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। आपके यहां छोटी सी घुसपैठ हो गई और आपने क्या किया, उठाया बम्बार्डमेंट वाला या मिसाइलें छोड़ दी अगले देश के ऊपर। तो ये कौन सा है, क्या जिस अनुपात में घुसपैठ की गई थी आपने उस अनुपात में बदला लिया है क्या? नहीं। जस्ट वार थ्योरी कहती है कि युद्ध तभी औचित्यपूर्ण साबित हो सकता है जब जिस मात्रा में आपके साथ गड़बड़ की गई आप उसी मात्रा में उसका जवाब दें। आप घुसपैठ का जवाब कभी भी बम्बार्डमेंट से या बर्बादी के रूप में नहीं दें। अगर आपके 4, 20, 50, 100 लोग मरे हैं तो आप उतना ही युद्ध करें। आप ये नहीं है कि बदले में आप उसके नागरिक ठिकानों को परमाणु बमों से खत्म कर दें, आप ऐसा नहीं है। तो युद्ध क्या होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए, कारण उचित होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए। एक दो और लिखा होगा इसने कुछ है जी, अवैध सत्ता होगी ना, विधिवत सत्ता के द्वारा घोषित होना चाहिए, वैध सत्ता के द्वारा होना चाहिए। हाँ सॉरी, ये तो है ही। युद्ध उपाय कौन सा होना चाहिए, अंतिम उपाय होना चाहिए। ये नहीं है कि आप छोटी सी बात के ऊपर चलो का युद्ध से ही है, कूटनीति पहले कर दी। तो ये है औचित्य सिद्ध करने का। फिर युद्ध है ना, तर्क संगत गतिविधियां होनी चाहिए उसके दौरान। यानी आप जब युद्ध करेंगे तो काय का पालन करेंगे, मानवीयता का पालन करेंगे। फिर तो ये वो जस इन बेलो वाली वो चक्कर है सारा ही। कौन सा, जिससे मैंने आपको यह सवथामा वाला बताया कि सोते हुए पांडवों को जो जला गया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप मानवीयता का क्या करेंगे, पालन करेंगे। और आप कोशिश करेंगे कि आप इसको सेना तक ही सीमित रखें, नागरिकों को मारने की कोशिश न करें। तो ये 2 शब्द याद रखना, जरूरी नहीं कि विशेषता याद रखें। जस एड बेलम और जस इन बेलो, इन दोनों शब्दों का संबंध है किससे, जस्ट वार थ्योरी से। इतना याद रखना पड़ेगा। फिर भी आगे आपकी इच्छा है कुछ देखना चाहें तो हमने भांति भांति के युद्ध किए। हमने जब युद्ध की शुरुआत की थी तब हमने सबसे पहले किया था वॉन क्लोजेविट्ज को। युद्ध राजनीति को निरंतर रखने का एक तरीका है, राजनीति की निरंतरता है, नीति का एक भाग है। फिर हमने कुछ प्रकार के युद्ध किए, न्यू वार और ओल्ड वार, और अंत में हमने जस्ट वार में 2 चीजें की, जस एड बेलम और जस इन बेलो। और हमने 5 विचार किए। एक बार विचारक दोहरा दो फिर जाना आप। देखियो, सबसे पहले पुराने वाले करो, हिप्पो ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास और ह्यूगो ग्रोशियस। 2 समकालीन बता दो, माइकल वाल्जर, और ये 1-1, 2-2 किताबें हैं, इनको याद कर लेना आप, ठीक है। तो आप सबका भी बहुत धन्यवाद। इतना युद्धपूर्ण माहौल था, फिर भी आप सबने शांति बनाए रखी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।